आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में लास्ट पार्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस का सॉल्यूशन पार्ट 4 क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट वीडियो बनने वाली है, लगभग 13 वीडियो चैप्टर की ऑलरेडी बन चुकी हैं। ये मिसलेनियस का पार्ट 4 लास्ट है, जिसमें हम 20 से 23 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। कंप्लीट इसको कर देंगे आज जल्दी ही। तो सब बातें बताइए, आपको हर बार बोलता हूँ मैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी एक्सरसाइज का आप करके आए होंगे। देखते हैं पार्ट 4 और लास्ट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस दीज 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 is equal to 0। देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, कंसेप्ट कई सारे लगेंगे। उसने कहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। वो कहता है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 6। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। मान लो इस तरह से दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। क्या हो? इक्विडिस्टेंट। तो वो लाइन जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक तो इनके बीचों बीच होगी और पैरेलल भी होगी इनके साथ। हमको इस डॉटेड वाली लाइन की, ये लाइन मान लो ये वाली है, ये लाइन मान लो ये वाली है, और हमको डॉटेड लाइन की इक्वेशन बतानी है। ये डॉटेड लाइन जो है ना, इन पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट है। जितनी डिस्टेंस इस डॉटेड लाइन की यहां से है, उतनी डिस्टेंस इस डॉटेड लाइन की इस वाली लाइन से। क्लियर है बात? हमको इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट, भाई वो बाहर तो हो नहीं पाएगी ना, फिर तो इक्विडिस्टेंट नहीं रहेगी, और वो पैरेलल भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? मान लो ये दो पैरेलल लाइन है और कोई लाइन अलग है, तो ये इनके पैरेलल थोड़ी है, ये इनके इक्विडिस्टेंट थोड़ी है। तो हमको वो लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इनके इक्विडिस्टेंट हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाली बात ये है कि वो लाइन जो इन दोनों लाइन के इक्विडिस्टेंट होगी, वो लाइन जो इन दोनों लाइनों के इक्विडिस्टेंट होगी, वो इनके बीचों बीच होगी एकदम, और पैरेलल भी होगी। ये बात क्वेश्चन में दे रखी, ये बात हमने खुद ऑब्जर्व करी है कि जो लाइन डॉटेड लाइन इन दोनों लाइनों के इक्विडिस्टेंट होगी, वो बीच में होगी और पैरेलल भी होगी। एक बात तो ये समझ लेनी समझते हो, ये बात समझ में आ गई। दूसरा दूसरा एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब मैंने आपको वो समझाया था ना, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। उस टाइम पर एक फॉर्मूला और समझाया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर मेरे पास कभी ax1 प्लस by1, सॉरी 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 अगर मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन है, दोनों पैरेलल हैं मान लो, ठीक है। दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। बल्कि मैंने गलती कर दी। पैरेलल लाइनें मैंने आपको समझाया था कि x और y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल रेशो में होते हैं, है ना। जो रेशो इन दोनों का होगा वो रेशो इन दोनों का होगा। तो इनके हम पहले क्या करते हैं? दोनों कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। पैरेलल लाइन की इक्वेशन में क्या बनाएंगे? एक्स और वाई कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला था c1 माइनस c2 का मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c1 माइनस c2 का मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अभी नोट कर लो। वैसे मैंने पहले समझाया था एक बार, लेकिन ज्यादा यूज नहीं हुआ, तो इसलिए हो सकता है याद ना आ रहा हो। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है एक्चुअल में वो ये होता है, मोड c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लोग एक बार कहीं पर नोट कर लेंगे। मैं इसको फिलहाल इधर लिख दे रहा हूं, c1 माइनस c2 का मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो। ये बात सबको समझ में आ गई होगी इतनी? चलो दूसरी बात, अगर दो लाइन पैरेलल है ना, तो उनके बीच कई सारी बातें आती हैं जो आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। मैंने पहले चैप्टर के बीच में बताई भी है, समझाई भी है। नंबर एक बात कि दो पैरेलल लाइन में खास बात है कि हम, अगर मैं देखूं ना इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए, मैं इस लाइन को अगर डिवाइड कर दूं 3 से, देखो क्या बन के आएगी? ये बन के आएगी 3x प्लस 2y माइनस 7/3, पहले वाली। और दूसरी क्या बन गई मेरे पास? दूसरी बन गई 3x प्लस 2y प्लस 6। तो हो गया ना, x और y के कोफिशिएंट सेम हो गए ना, ठीक। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। देखो x और y कोफिशिएंट सेम है, ठीक। एक बात और, अगर मुझको एक और लाइन लिखनी हो थर्ड, जो इन दोनों के पैरेलल हो, तो पता वो क्या होगी? 3x प्लस 2y
बस उसका कांस्टेंट टर्म ही अलग आएगा। याद रखना, कभी भी दो लाइन, दो से ज्यादा लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उनमें एक्स वाई कोएफिशिएंट इक्वल रेशियो में होते हैं, पढ़ा था मैंने क्लास 10th में। या फिर ये कहो कि दोनों के कांस्टेंट सेम होते हैं, कोएफिशिएंट सेम होते हैं एक्स वाई के, बस कांस्टेंट टर्म ही अलग होती है। तो देखो क्वेश्चन को इन सारे बातों को मिलाता हूं मैं एक जगह, मुझको जो फाइंड करना है, मुझको ये फाइंड करना है इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंट, यानी कि जो इनके बीचों बीच होगी। तो इसका मतलब इस वाली जो लाइन है ना, जो डॉटेड लाइन है ना, जो मुझको फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन भी क्या बनेगी, 3x + 2y प्लस सब कांस्टेंट प्लस कोई ना कोई क्या बन के आएगा, कांस्टेंट, और इज इक्वल टू 0। तो बस, तो मेरा काम क्या है क्वेश्चन में, एक्चुअल में मुझको इन दोनों लाइन के इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट लाइन की इक्वेशन जो फाइंड करनी है ना, तो सिर्फ मुझको ये फाइंड करना है। 3x मेरे पास में होगा, 2y मेरे पास में होगा, बस प्लस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या है ये मुझको फाइंड करना है। ठीक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों लाइन को लिखता हूं मैं, इसको भाग कर दो 3 से, डिवाइड कर दो 3 से, तो 3x + 2y - 7/3 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। और ये दूसरी लाइन हो जाएगी 3x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी सेकंड। अब मुझको इस वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो हमने कहा लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने क्या कहा, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन which is equidistant, which is equidistant, which is equidistant from lines 1 and 2 is, from line 1 and 2, जो ये लाइन है ना डॉटेड वाली, जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, ये लिखा मैंने यहाँ पर, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस वाली लाइन की इक्वेशन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन 1 and 2 इज, वो क्या होगी, वो ये तो होगी 3x + 2y प्लस 3x + 2y प्लस सम कांस्टेंट, वो मैंने क्या मान लिया, k, और ये क्या हो जाएगा थर्ड। ये बात समझ में आई है नहीं भाई, जिस लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है वो लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल ही तो है, जिस लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है, जिस लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है वो लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल तो है, और पैरेलल लाइन पे क्या होता है, एक्स वाई के कोएफिशिएंट इक्वल रेशियो में होते हैं, या हम डिवाइड करके उनको सेम बना भी सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, जो लाइन को बतानी है वो इन दोनों के पैरेलल है, तो जो कोएफिशिएंट इन दोनों के हैं वो कोएफिशिएंट इसके होंगे, सिर्फ कांस्टेंट ही अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इतना काम तो कराया कराया हमको मिल गया, बस कांस्टेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं किसी तरीके से के कांस्टेंट के को फाइंड करूंगा, और कांस्टेंट के को फाइंड करके के की वैल्यू यहां पे लाकर रख दूंगा, और मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं के की वैल्यू फाइंड कैसे होगी। ठीक है, उसके लिए लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो सुनो, सिंस, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 1 and 3, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 1 and 3 इज इक्वल टू किसके साथ है, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 2 and 3। ये तो मतलब हो गया भाई, क्वेश्चन में उसने ये तो दिया है हमको कि लाइन 1 और लाइन 2 से ये लाइन इक्विडिस्टेंट है, यानी कि जितनी डिस्टेंस 1 और 3 के बीच की है उतनी डिस्टेंस 2 और 3 के बीच की है, और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो जब हम 1 और 3 के लिए लगाएंगे, 1 और 3 के लिए, तो क्या हो जाएगा, मॉड C1 - C3 7/3 - C2 अपॉन √a² + b², दैट इज 3² + 2²। और जब हम इसको लगाएंगे सेकंड और थर्ड लाइन के लिए, तो क्या होगा, 6 - k का मोड, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3² + 2²। ऐसे तो होगा ना फॉर्मूला, वो लगाया हमने। ये नीचे कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो बचेगा मेरे पास कितना, मोड -7/3 - k इज इक्वल टू मोड 6 - k। अब मेरा काम है k की वैल्यू फाइंड करना और यहाँ पे लाकर रखना। उसके लिए पहले क्या करना है, केस फर्स्ट, वही चीज, एक बार प्लस में सोल्व करोगे, एक बार माइनस में। तो केस फर्स्ट को इधर कर लेते हैं और केस सेकंड को इधर कर लेते हैं, बस क्या दिक्कत है। तो केस फर्स्ट, अगर हम इसको मोड रिमूव करें तो -7/3 - k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 - k। और केस सेकंड में क्या होगा, -7/3 - k इज इक्वल टू -6 - k। अरे भाई ये तो समझाया था एक बार कि इस चीज को कैसे लिखते हैं, अगर मोड रिमूव करना है तो -7/3 - k, मोड हट जाएगा, इज इक्वल टू +-6 - k, +-6 - k।
तो एक बार इसको प्लस लेकर सोल्व करेंगे और एक बार माइनस में। तो -7/3 माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस के। और मुझे लगता है कि यहां से तो के की कोई वैल्यू आएगी नहीं निकल के, क्योंकि के से कैंसिल ही हो गया। तो क्या बचा -7/3 इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल, विच इज एब्सर्ड। ये बात तो गलती हो गई, यहां से कोई इक्वेशन नहीं बन के आएगी, विच इज एब्सर्ड। चलते हैं केस सेकंड पर। तो -7/3 माइनस के इज इक्वल टू -6 प्लस के। तो -7/3 प्लस 6, ये के इधर आ गया, तो 6 से 18 में 7 गए, 11/3 इज इक्वल टू के। तो k इज इक्वल टू 11/6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/6, और ये k की वैल्यू उठाकर यहीं पर लाकर रख दो। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो पूछी उसने हमसे वो ये हो जाएगी, पुट इन 3 करके, क्या 3x प्लस 2y प्लस k मीन्स 11/6। इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, चाहो तो 6 से 18, 6 टू 12 इज प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तुरंत इसको नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। एक रे ऑफ लाइट, लाइट की एक रे, प्रकाश की एक किरण थ्रू द पॉइंट 1,2, पॉइंट 1,2 से जाती है होकर के, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, और एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द पॉइंट, और फिर दोबारा पास होती है 5, 3 से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। ठीक है, तो जो रे होती है लाइट ऑफ रे, वो एक स्ट्रेट लाइन के उसका जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग तो होता है ना, जो हमारा आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में, जो स्ट्रेट जो क्या होती है लाइट की जो रे होती है ना, रे ऑफ लाइट, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, रे होगी कोई भी किरण, वो स्ट्रेट लाइन तो होगी। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे इसको हम। तो कहता है कि फाइंड ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। तो ये पॉइंट 1,2 यहाँ पे होता है मान लो। ठीक है, अब जो रे है वो पॉइंट 1,2 तक पास हुई और एक्स एक्सिस पर आकर टकराई। ये पॉइंट हो गया मेरे पास कौन सा, और वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये मेरे पास 1,2, और ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर आकर टच कर रही है, पॉइंट ए पर, और यहां से वापस रिफ्लेक्ट होती है और 0.53 से होकर निकल जाती है। कहां से, 0.53 से। क्वेश्चन की फिगर तो ये बनेगी। तो ये एक लाइट की रे है जो उधर से आई है, 0.12 से होकर आई है, ए पर रिफ्लेक्ट हुई और वापस 5.3 से होती हुई वापस से जो है ये चली गई। क्लियर बात। तो पूछ रहा है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो लाइट की एक रे है जो 1,2 पॉइंट से आई है, एक्स एक्सिस पर ए पर रिफ्लेक्ट हुई है और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई 5.3 से। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो हमको ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो अब ए के कोऑर्डिनेट बताने के लिए बात ध्यान से सुनना, इसको हटाओ यहां से। ए के कोऑर्डिनेट अगर बताने हैं ना, तो एक बात तो बहुत ही सिंपल सी है कि ए के कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए h,0 होगा। भाई जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो h,0 की फॉर्म का होगा। अब ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। और ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल से लाइन आएगी उतनी ही एंगल पर लाइन जाएगी वर्टिकल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ कितना, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो होता है। तो हमने इस वाले एंगल को क्या मान लिया, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। इस पॉइंट को आप P मान लो, इस पॉइंट को आप मान लो कितना Q। क्लियर है बात। इस पॉइंट को P मान लिया हमने, इस पॉइंट को Q मान लो, इसको वैसे मान लो मोटा मोटा R। एक बात और, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है, तो ये इतना एंगल ध्यान से समझना भाई, ये इतना एंगल क्या हो जाएगा 90, और वो थीटा है, तो ये इतना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज ध्यान से फील करना कि ये जो डॉटेड लाइन है ये वर्टिकल है, तो ये 90 होगा, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हमारा काम है क्वेश्चन में एच की वैल्यू फाइंड करना, तो एच की वैल्यू आती है हमारे पास में क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। एच की वैल्यू आती है मेरे पास, कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। ठीक, तो हमने कहा सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल है ना पी ए आर, तो हमने कहा कि एंगल पी ए आर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, पी ए आर और एंगल क्यू ए आर को हमने थीटा मान लिया, पी ए आर और क्यू ए आर को हमने क्या मान लिया, सॉरी थीटा, 90 कहां से आ गया, एंगल पी ए आर और एंगल क्यू आर दोनों इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसको हमने क्या मान लिया, थीटा। ठीक, अब एक बार बताओ, बहुत ध्यान से सोचना मेरी बात, मैं बात करूंगा इस वाले लाइन के एंगल की, ये वाला लाइन जो है ना, एक ही लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से पूरा कितना एंगल बनाएगी, सोच के बताओ, एंगल यानी कि पी ए एक्स, सो एंगल पी ए एक्स कितना होगा आपके हिसाब से, एंगल पी ए एक्स, ध्यान से देखो बोर्ड पर, पी ए एक्स ये थीटा है और ये इस डॉटेड लाइन से आगे 90 है, तो पी ए एक्स हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, पी ए एक्स क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और अब देखो इस वाली लाइन के लिए क्यू ए एक्स, एंगल क्यू ए एक्स कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्यू ए एक्स कितना हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा, ये बात क्लियर है इतनी, एंगल क्यू ए एक्स कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलें आगे, अब हम इन दोनों ही लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, लाइन पी ए की भी और लाइन क्यू ए की भी, तो स्लोप क्या लिख दिया, स्लोप ये क्या लिख दिया हमने, तो हमने ये क्यों फाइंड करें, अगर मेरे को इस वाली लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो मुझे ये एंगल चाहिएगा ना जो इसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया होगा, तो ये एंगल मेरे पास आ चुका है 90 प्लस थीटा, और इस वाले के लिए कितना होगा, इस वाले के लिए कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया गया एंगल कितना हो जाएगा ये वाला 90 माइनस थीटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, चलें आगे। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, स्लोप ऑफ कितना, स्लोप ऑफ पी ए, अगर हम स्लोप ऑफ पी ए की बात करें तो x1 y1 x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -2 अपॉन h माइनस 1। ठीक, और जो फॉर्मूला होता है तो स्लोप ऑफ पी ए को हम निकालेंगे दो तरीकों से, स्लोप ऑफ पी ए पॉइंट वाले फॉर्मूला से तो ये होगा, और एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा tan थीटा, और थीटा कौन है 90 प्लस थीटा, ध्यान समझो बात को, थीटा कौन है यहाँ पर 90 प्लस थीटा। भाई स्लोप ऑफ पी ए निकालने के दो तरीके होंगे ना, एक तो n इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा कौन है यहाँ पर 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया गया एंगल, और जो पॉइंट वाला फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये होगा, और tan 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कोट थीटा, tan 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कोट थीटा, ये मान लो फर्स्ट, बल्कि एक काम करो अभी कट कर दो माइनस से माइनस, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन h माइनस 1, ये तो होगी फर्स्ट। अब फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ क्यू ए, अब हम बात करेंगे कितना, स्लोप ऑफ क्यू ए, अगर हम स्लोप ऑफ क्यू ए की बात करें तो x1 y1 x2 y2 यानी कि 0 माइनस 3 अपॉन h माइनस 5, 0 माइनस 3 अपॉन h माइनस 5, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है tan 90, कितना बना रही है 90 माइनस थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन h माइनस 5, तो इसको इतना हटा दें से, तो क्या बन जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन h माइनस 5, ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन, ये वैल्यू भी cot थीटा की है, ये वैल्यू भी cot थीटा की है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर दो आपस में, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये तो हो गया 2 अपॉन h माइनस 1, ये हो जाएगा -3 अपॉन h माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -3h माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 2h माइनस 10, तो 2h को लेके आओ तो -3h माइनस 2h इज इक्वल टू -10 माइनस 3, तो माइनस के 5h इज इक्वल टू माइनस के 13, h इज इक्वल टू 13 अपॉन 5, सो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 13 अपॉन 5,0, तो हमको h की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, उससे तो मैंने निकाला, तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5,0, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करेंगे इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, पॉइंट लिखा है स्क्वायर रूट वगैरह में,
दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये एक लाइन का इक्वेशन है। सिंपल लैंग्वेज ये लिखी हुई है कि उन दोनों पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं और उन दोनों परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या लगा दिखाना है, बी स्क्वायर। तो पहले हम पहले वाले पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम दूसरे वाले पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर आएगा। ठीक, सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, मगर करने में उतना ही बड़ा है ये काम। ठीक है, करने में उतना ही क्या है, ये काम बड़ा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस लाइन को लेके आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको एलसीएम ले लो, इसका ए भी आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ तो हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा ए वाई साइन थीटा, और जो एलसीएम आएगा ना अपोन में ए बी, वो गया उधर ए बी। तो ये लाइन क्या बन के आ गई मेरे पास, बी एक्स कॉस थीटा। क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा है तो ध्यान से समझते रहना, ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी, करना कुछ नहीं है। इस लाइन पर अब, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, इस लाइन पर अब उन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले परपेंडिकुलर को P मान लिया, P1। तो P1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P1 इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, P1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट। अब देखो पॉइंट क्या दिया गया उसमें, पॉइंट दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 टू लाइन 1, टू लाइन कितना 1। तो P1 को मैंने क्या माना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू लाइन 1, परपेंडिकुलर की लेंथ इस पॉइंट से लाइन 1 की। ठीक, अब याद करो क्या फॉर्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का, मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, याद है ना। मतलब क्या क्या बताया था तरीका, इस इन पॉइंट्स को यहाँ पुट कर दो एक्स वाई की जगह, एक्स की जगह ये पुट करना है, इसमें लाइन में y की जगह ये पुट करना है। ठीक, तो ध्यान से क्या बन के आएगा, बहुत ध्यान से, b इंटू, ओ सॉरी पहले P1 तो लिख दो, P1 इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, एक्स कितना है मेरे पास, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस ए इंटू वाई इंटू साइन थीटा माइनस ए बी का मोड और अपॉन स्क्वायर रूट एक्स और वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब एक्स वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट बी कोस थीटा तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई का कोफिशिएंट ए साइन थीटा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो चीज को तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, मोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस थीटा माइनस ए बी अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने पहली वाले परपेंडिकुलर की लेंथ तो फाइंड कर ली, P1। इतना नोट करो, मैं इसमें इंक डालता हूं, पहले इंक खत्म हो गई। अब हम फाइंड करेंगे दूसरे वाले परपेंडिकुलर की लेंथ, ये हमने क्या फाइंड किया, पहले वाले परपेंडिकुलर की लेंथ। अब देखो दूसरे वाला परपेंडिकुलर P2, अब हमको P2 फाइंड करना है, तो P2 को मैंने क्या माना, P2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, P2 इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने साहब, P2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सेकंड, और वो सेकंड पॉइंट क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 टू लाइन 1, लाइन 1 पर अब इस पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। वही तरीका जो हमने अभी समझाया था कि इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह ये पुट कर दो और अपॉन में एक्स वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट सम करते। P2 इज इक्वल टू क्या बनेगा इस बार बताओ, आ जाओ, मॉडुलस b इंटू एक्स, और x कितना है, माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस ए इंटू वाई इंटू साइन थीटा और माइनस ए बी, और इस पूरे के अपॉन में क्या होगा, इस पूरे के अपॉन में क्या होगा, एक्स और वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कितना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये अंडर रूट में, ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म तो 0 बन गई। अब इधर लिख दूं क्या P2 की वैल्यू,
P2 की वैल्यू क्या बन के आएगी, देखो ये तो जीरो बन गई ना, ये तो जीरो बन गई, मॉडलेस माइनस बी इंटू कोस थीटा, एक सेकंड, जिस तरह से ऊपर लिखा है वैसे लिख दूंगा ना, क्या बन के आएगा ये तो माइनस बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ये जो जीरो बन गया, माइनस का ए बी और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना, स्क्वायर रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान समझो, यहां पर अगर कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, वो क्या मिस्टेक है, समझाता हूं। मैंने क्या किया, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, तो P2 इज इक्वल टू, जब मैं इन दोनों का माइनस कॉमन ले लूंगा ना, तो माइनस क्या बचेगा, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस ए बी, और उस पूरे के अपॉन में स्क्वायर रूट में जो था वही रहेगा, क्या रहेगा, यानी कि बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो मैंने माइनस कॉमन लिया है ना, वो सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं प्रोसेस, वो मॉडुलस के अंदर ही कर रहे हैं, ये बात समझो आप। यहाँ पर आकर बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बता रहा हूँ भाई। आप सिंपल सिंपल देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ये मानो ना, ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे लिखा हुआ है, माइनस ये पूरा एक्स है, माइनस एक्स माइनस वाई, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बच गया, माइनस एक्स प्लस वाई, मोडलेस के अंदर, मोडलेस के, ये रहा मोडलेस, मोडलेस के अंदर क्या बच गया, माइनस एक्स प्लस वाई। और अब एक प्रॉपर्टी होती है मोडलेस की, कि अगर मोडलेस ए इंटू बी पर है ना, तो वो ए पे अलग आएगा, बी पे अलग आएगा, यानी कि ये मोडलेस इस माइनस पे अलग आएगा, यानी कि माइनस वन पे, और एक्स प्लस वाई पर अलग आएगा, ये बन जाएगा प्लस, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। तो मैं कुल मिला के आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कभी लाइफ में माइनस एक्स प्लस वाई के ऊपर मोड लगा हुआ है, तो आप इसको मोड एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं, कि माइनस एक्स माइनस वाई का जो मोडलेस है, उसको क्या लिखोगे, मोड एक्स प्लस वाई, इस तरह मैंने आपको समझा भी दिया। तो एक्स टर्म में क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई का मोड, माइनस कॉमन आया, अब ये मोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस माइनस पर अलग, यानी कि माइनस वन पे, और इस ब्रैकेट पे अलग, तो जो माइनस वन पे आया वो तो हट गया इस तरीके से, और अब ये मोड सिर्फ इस ब्रैकेट पर ही अपना जो अंदर वाली क्वांटिटी है इसके ऊपर लगा रह जाएगा। थोड़ा मैं इसको ड्रैग कर दिया, आप समझ सकते हैं वैसे, है ना। तो ये मेरे पास P2 की वैल्यू भी आ गई, ये चीज मैंने समझा दिया आपको कि माइनस एक्स प्लस वाई, सॉरी माइनस एक्स माइनस वाई के मॉडुलस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ये बन गया। तो अभी ये चीज मोड में है, क्योंकि अभी अननोन है, इसका साइन तो पता नहीं है ना अपने को, तो ये भी मोड में है, ये भी मोड में है। अब हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर। अब करते हैं, पहले इतना नोट करेंगे, नाउ अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, नाउ P1 इंटू P2, P1 इंटू P2, तो सुनो, मोड B इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस ए बी अपॉन रूट बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी जब, है ना, मोड बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। आप मोड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, बस मोड हटा दिया आपने जहां मन करा। अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो बिल्कुल छोड़ दो, और अगर नेगेटिव है तो भी नेगेटिव बाहर लगाओ, छोड़ दो। जब तक अननोन क्वांटिटी मोड के अंदर है तब तक हम मोड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो हमको क्या करना है, P1 ये लिख दिया मैंने, और इंटू P2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या ला कर दिखाना है, आंसर बी स्क्वायर। अब हमारा काम है इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और बी स्क्वायर लाना। अब देखो कैसे होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करना और उसका आंसर सोल्व करके क्या आएगा, आना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें एक चीज, नंबर एक बात तो ये ध्यान रखना, अगर कभी आप मोड ए की मल्टीप्लाई मोड बी में करने को दी जाए, तो आप इसको बेशक मोड ए भी लिख सकते हो, यानी कि ये वाली क्वांटिटी मोड में है, ये क्वांटिटी मोड में है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो दोनों का मोड बाहर लगा दूंगा और अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों की, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप नीचे देख लीजिएगा, जब इस चीज की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम ही तो है भाई, दोनों का रूट हट जाएगा भाई, ये रूट एक्स है मान लो, ये भी रूट एक्स है, तो क्या बचेगा, एक्स। तो ये नीचे का तो मल्टीप्लाई हो गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे की मल्टीप्लाई तो अपनी हो गई, रूट हट गया। ऊपर क्या होगा,
अब वो चीज मोड में आ जाएगी अंदर, मोड एक्स इंटू मोड वाई, तो मोड में आ जाएगी मोडलेस। और ये बात और देखो ना, डायरेक्ट जब हमको इनकी मल्टीप्लाई अब मोड के अंदर ही करनी है दोनों की, तो अगर आप इसको पूरे को अपने मन में एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, भाई जो चीज यहाँ पर ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और सेम वहां बन रहा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन के आएगा मोड के अंदर, ए स्क्वायर यानी कि इस क्वांटिटी का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर, इसका तो रूट हट गया, इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मॉडुलस। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, क्या समझा रहा हूँ क्लियर से? भाई ये बन गया ना ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, ठीक। मुझे लगता है कि ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, कैसे होगा देखो, कैसे होगा, ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये मैंने कॉमन ले लिया, जो भी कुछ होगा होगा मोड के अंदर ही, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, बच गया, माइनस बी स्क्वायर तो कॉमन आ गया था बेचारा, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर, ये बंद करो ये लगाओ, ठीक, अपॉन अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉडुलस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो अंदर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस अपॉन, नीचे लिखो, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही होगी इतनी? चलें आगे, चलें आगे, तो ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा मॉडुलस बी स्क्वायर। देखो इसमें से और इसमें से मैंने माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस ए स्क्वायर, तो मॉडुलस बी स्क्वायर, जब माइनस ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो वहां तो हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद मॉडुलस बंद, और पूरे के अपान में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देखो क्या करा है, मॉडुलस लगा हुआ है, बाहर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इस टर्म में से और इस टर्म में से मैंने माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ज्यादा छूटेगा 1, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म लिख दी एज इट इज, एज इट इज, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, इंटू कितना बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, नीचे तो अपना सेम है ही जो चलता आ रहा है बहुत देर से, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी तो माइनस में था, इसका ही माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया, भाई माइनस कॉमन ले लिया ना यहाँ से हमने, अंदर बचा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बिल्कुल वही पहले वाले फॉर्मूले से, जो अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाया गया था, उसी कंसेप्ट के हिसाब से क्या होगा, मॉडुलस -1 पे अलग, उस क्वांटिटी पे अलग, तो जो मॉडुलस -1 पे आएगा वो तो प्लस बन गया, वो तो प्लस बन गया, और इसका मॉडुलस लगेगा एज इट इज बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये रूट कैसे आ गया भाई इसको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मॉडुलस, पूरे के फोन में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब सुनो, ये चीज अगर कट जाए किसी तरह से, अगर ये चीज इस तरह कट जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर, लेकिन वो चीज तो मोड के अंदर है, वो तो मोड के बाहर है, तो ऐसे तो कट नहीं सकता, पहले तो मोड से बाहर लाओ, और ध्यान से देखो ये सब चीज मोड से बाहर आसानी से आ रही है, पूछो क्यों, ये सब पॉजिटिव है,
और मैंने समझाया हुआ है मोड का कंसेप्ट। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज है तो बाहर लिख दो उठा के ऐसे की ऐसी। पॉजिटिव क्यों है? सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर होने का मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है बात? तो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यूज पॉजिटिव है, वैल्यूज पॉजिटिव है तो मोड से बाहर आ सकती है। तो मोड अपना हमने यहाँ से अब आगे गायब किया। तो मोड को हम ऐसे ही गायब नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि मोड अगर ए स्क्वायर के ऊपर है तो इसको डायरेक्ट आप ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आके ये पूरा इससे कैंसिल हुआ और इसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर, जो कि अपने को प्रूव भी करनी थी। ठीक, क्लियर है बात? तो इस तरह क्वेश्चन को आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है बच्चे इस क्वेश्चन में मोड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 23। लास्ट क्वेश्चन और आज के जमाने का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज के जमाने का मतलब क्योंकि अब जमाना है केस स्टडी का। पहले केस स्टडी नहीं आती थी, अब आने लगी है। तो केस स्टडी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसा हम करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है बीच में समझते समझते। तो कह रहा है कि ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन यानी कि क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड wants to read the path whose equation this line third in the least time find equation of the path that he should follow। कुछ नहीं समझ में आया सर जी, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। देखो मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। ये वही वही बोल रहा है कि ये दो लाइन है ना, ये कोई रोड है या रेल की पटरियां है, ये कोई पाथ है, सड़क सिंपल। ये एक सड़क है, ये लाइन फर्स्ट, ये दूसरी सड़क है, ये वाली। थोड़ा डार्क बना दो इसको डार्क। इन दोनों का जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब क्रॉसिंग, जहां पर एक इंटरसेक्ट करती है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक आदमी, एक मैन यहाँ खड़ा हुआ है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जंक्शन पर, क्रॉसिंग पर एक कोई थर्ड लाइन है इस दुनिया से अलग, मतलब इस दुनिया से अलग, इन दोनों से। ये आदमी को, अच्छा ये बिल्कुल स्ट्रेट ना बनाओ, थोड़ा सा बना लो। इस आदमी को यहां से वहां जाना है। क्लियर है? इसके पास रास्ते बहुत सारे हैं, ये चाहे तो ऐसे चला जाए, ये चाहे तो ऐसे चला जाए, ये चाहे तो ऐसे चला जाए, ये चाहे तो ऐसे चला जाए। लेकिन उनका कहना है कि जो सबसे लीस्ट वाला पाथ होगा, सबसे लीस्ट वाला पाथ, लीस्ट डिस्टेंस वाला, उस पाथ की इक्वेशन बतानी है अपने पे, डिस्टेंस नहीं बतानी, इक्वेशन। फिर समझते हैं। दो लाइन गिवन है, एक आदमी इन दोनों लाइन या इन दोनों पाथ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खड़ा हुआ है, एक थर्ड लाइन कहीं जा रही है, तीसरी रोड। इस आदमी को यहां से वहां पहुंचना है और लीस्ट टाइम पे पहुंचना है, सबसे कम डिस्टेंस तय करते पहुंचना है। और याद करो सबसे कम डिस्टेंस वो होती है जो परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब मुझको यहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और इस परपेंडिकुलर की ही इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन बतानी है, लेंथ नहीं बतानी, इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर पढ़ते हैं एक बार। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन यानी क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, एक आदमी इन दो स्ट्रेट पाथ की क्रॉसिंग पर, जंक्शन पर खड़ा हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। लिखी है ऊपर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन, वो यहां से इस पाथ तक पहुंचना चाहता है एट लीस्ट टाइम, कम से कम समय में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, तो भाई वो जाने को तो ऐसे भी जा सकता है ना, ये रास्ता लंबा हो जाएगा, जाने को ऐसे भी जा सकता है, ये रास्ता भी लंबा हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो पाथ होगा वो वही होता है जो परपेंडिकुलर होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं कई बार। इस पॉइंट से इस लाइन पर जितनी भी लाइन ड्रॉ करी जाएंगी उनमें जो परपेंडिकुलर वाला होगा वही स्मॉलेस्ट होता है। तो उसकी इक्वेशन बतानी है मेरे को। क्लियर है? मेरे पास ये वाली इक्वेशन भी है, मेरे पास ये वाली इक्वेशन भी है, मेरे पास ये वाली इक्वेशन भी है। बतानी है तो ये वाली, बतानी है तो कौन सी? ये वाली। बतानी है तो कौन सी? ये वाली। राइट? तो सबसे पहला काम करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करते हैं। सबसे पहले काम तो क्या करते हैं? पॉइंट। अच्छा एक रफ सा स्केच बना दूं क्या? फिर भी एक रफ सा स्केच बना दूंगा ताकि दिमाग में कुछ तो छपेगा। देखो ये लाइन मैंने मान लिया, वैसे बिल्कुल ही प्योर रफ स्केच है एकदम। 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मान लिया साहब। ये लाइन मैंने ये वाली मान ली, दूसरे वाली 3x प्लस 4y माइनस 5। अब एक आदमी यहाँ पे आना चाहता है, यहाँ पे खड़ा हुआ है आदमी और इसको यहाँ आना है, तो और वो सबसे स्मॉलेस्ट रास्ते से आना चाहता है, तो वो कौन सा होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ आना है ना। ये लाइन कौन सी है? ये वाली 6x माइनस 7y प्लस 8। और हमको ये वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी है, तो पहले मैं फाइंड करूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले मैं फाइंड करूंगा
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, टाइम बचाने के लिए एक काम कर सकता हूँ क्या मैं पहली बार जिंदगी में? सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? भैया एलिमिनेशन मेथड से इनको आप सोल्व तो कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को। जल्दी बताओ, इनको सोल्व करके आएगा माइनस के 1/17, माइनस के 1/17, 22/17। ये बात सब समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा काम नहीं, 10th में करिए, हमने 1000 बार सोल्व कर चुके हैं। दो इक्वेशन को सोल्व करा और मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, यानी कि मैंने वो पॉइंट फाइंड कर लिया जहां पर आदमी खड़ा हुआ है। 1/17, 22/17, यहां पर वो आदमी खड़ा हुआ है। ठीक, तो द पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट, तो ये बात लिख दो यहां पर, द पर्सन इज स्टैंडिंग, द पर्सन is standing, the person is standing at point this, the person is standing at point this। और अब वो क्या करना चाहता है भैया? अच्छा, ये सोल्व करके दिखानी है आपको क्वेश्चन में, मैंने डायरेक्ट लिख दी देख करके, है ना। तो इस आदमी को यहां से यहां पर अब आना है, इस पॉइंट से तो यहां पर आना है। ठीक, द पर्सन कैन रीच, तो लिखो द पर्सन कैन रीच एट पाथ 3, इसको बोला हमने पाथ 3। द पर्सन कैन रीच पाथ 3 इन द लीस्ट टाइम इफ, इन द लीस्ट टाइम इफ, तो इंसान जो वहां खड़ा हुआ है तो कम से कम समय यहां कैसे आ सकता है? इफ ही वॉक अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, इफ ही वॉक along the, if he walk along the perpendicular line to line third from point P, इसको मैंने पॉइंट को P बोल दिया। बता, मैंने बात ठीक लिख दी क्या? द पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट दिस, पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है। द पर्सन कैन रीच एट पाथ 3, ये पर्सन यहां से पाथ 3 पर आना चाहता है। कैसा सकता है? ही कैन रीच इन द लीस्ट टाइम इफ ही वॉक अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन टू लाइन 3, अगर वो इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन पर चल के आए फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम इस पॉइंट से। ठीक, तो अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, इस लाइन की, और ये लाइन इस पॉइंट से हो जाती है। तो याद करो, हमको लगानी पड़ेगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप चाहिए एक तो, और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो है मेरे पास, इस लाइन से पढ़ने वाला पॉइंट तो है, मुझको इस लाइन की स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे आएगी? ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप निकाल लो, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगाओ, उल्टा कर दो, माइनस साइन चेंज कर दो तो आ जाएगा। तो पहले लिखो स्लोप ऑफ लाइन थर्ड। नाउ स्लोप ऑफ लाइन थर्ड इज क्या होता है भैया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। लाइन ऑफ स्लोप थर्ड माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू दिस। एंड लाइन, अच्छा इस पॉइंट को मैं एम बोल लूं क्या? एम फॉर दो के लिए। एंड लाइन थर्ड इज परपेंडिकुलर टू, एंड लाइन थर्ड is perpendicular to line PM। भाई लाइन थर्ड PM परपेंडिकुलर ही तो है। सो स्लोप ऑफ PM कितना होगा? स्लोप ऑफ PM कितना होगा? माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ लाइन थर्ड। अब मैं इसे हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ लाइन थर्ड। तो इस लाइन का स्लोप कितना ना हो जाएगा? लाइन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन थर्ड, तो मैंने बोल दिया m इज इक्वल टू माइनस 1/, स्लोप 6/7। क्लियर है इतनी बात? तो मेरे पास m भी आ गया, -7/6। अब मेरे पास m भी है, और जिस पॉइंट पे इंसान खड़ा हुआ था, जिस पॉइंट से कुछ चलना है बेचारे को, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? x1 y1, थोड़ी देर के लिए x1 y1, वो पॉइंट कितना है? -1/17, 22/17। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? सो इक्वेशन ऑफ
लाइन पी एम जो आप लोगों को फाइंड करनी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन 22/17 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी कि माइनस के 1/17। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो एल्सियम कितना ले लेंगे, 17y माइनस के 22/17 माइनस के 7/6 17x प्लस 1/17 कैंसिल हो गया, इसको उधर लिया 102y और 22 132 17 119 और 7 1 7 तो 119x प्लस 106y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। 119x प्लस 102 आ रहा है, 102 जो आएगा यार, 102 ठीक है। और माइनस 125 इक्वल टू 0। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था केस स्टडी के लिए, और जो कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट और बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा आज, ठीक है। तो पूरा कर लेंगे इसको। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर कॉनिक सेक्शन। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में कॉनिक सेक्शन में। थैंक यू।